तो सबसे पहले सूर्या के पास ही चलते हैं। सूर्या, 45 देशों का 57 बार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया पिछले 3 सालों में। क्या आप मानते हैं कि इससे भारत की छवि तो सुधरी है, साथ ही साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो बहुत सारे देशों के साथ क्रिएट करने में सफल हुए हैं? मेरे ख्याल में मोदी जी ने थोड़ी बहुत जो रीजनल कंट्री देश हैं, नेपाल, श्रीलंका के साथ, उसने जो पहला जो विजिट किया था इन्हीं देशों में, एंड दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे इनको काफ़ी वक्त तक इग्नोर किया गया था फॉर वेरियस रीजंस। और उन्होंने पहली बार एक यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे आके रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट थे, तो मेरे ख्याल में एक नया परसेप्शन दिया है इंडिया के बारे में, इंडिया के मार्केट के बारे में, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में। और ये भी थोड़ी बहुत ये भी फैला हुआ है कि मोदी इज़ अ डोमिनेंट लीडर। उनके पास एक पोजीशन है, एक स्टेबिलिटी है, और एक कॉन्फिडेंस दिया है बाहर देशों को कि यू कैन डील विद मोदी, नो ही इज़ नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। वो रहने वाले हैं, उनके पॉलिसीज़ हैं, एक स्टेबिलिटी है, and you can deal with him directly and on a permanent basis. तो मेरे ख्याल में this is important for India, very very important for India, especially at this stage. ठीक है जी। पार्थसारथी साहब, देशों के साथ रिश्ते तो यहाँ पर बना लिए हैं, ओबामा साहब के साथ भी यहाँ पर अच्छे दिखते थे, लेकिन ट्रंप के साथ उनके मूड को देखते हुए क्या लगता है कैसे तालमेल बैठेगा? ट्रंप के मूड के बारे में उनके परिवार नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी उन्होंने अभी तक किया है हमारे प्रति, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने उनके गुप्तचर सेवाओं के महानिदेशक ने अपने ही संसद में कहा है पाकिस्तान के बारे में, और जो हमने एक कठोर नीति अपनाया है उसके बारे में, इससे हम खुश हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि किसी देश में अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि स्थिर तौर से अमेरिका के साथ संबंध अच्छा चलेगा। एक हमारे लिए उपलब्धि ये है कि जो समर्थन हमारे लिए है उनके संसद में, वो सर्वसम्मति है। दोनों पार्टियों, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, हमारा समर्थन करते हैं, तो ये अच्छी बात है। एक बात आपने छोड़ दिया, मुझे एक मिनट समय दीजिए। जी जी। इनके कार्यकाल में भारत एक ऐसा देश उभरा है जो दुनिया में हर एक इस्लामी देश और उनके पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखता है। जो शिया सुन्नी मतभेद हैं, जो ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी बन रही है, उसके बावजूद इन्होंने इन इलाकों का दौरा किया जी। और भारत एक देश है जो हर एक जो महत्वपूर्ण शक्ति है उस स्तर में अच्छे संबंध हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, इजराइल और इजिप्ट, सबके साथ दुनिया में भारत एक ऐसी शक्ति है जिनके संबंध सबके साथ अच्छे हैं। ये लोग भूल जाते हैं। जब वो आए तो हो रहा था कि देखिए इनकी छवि क्या है, इस्लामी देशों के साथ संबंध क्या होगा, वो प्रश्न कहीं उठता नहीं है। एक और खास चीज जो शायद मोदी साहब ने हमेशा दिमाग में रखी और नजर में रखी, वो ये कि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे। बिल्कुल। और एक और बात, मैं जब अमेरिका में, जब बड़ी बात हो, वो सुर्खियों में उनके विजिट के दौरान जब मैं वॉशिंगटन गया, कैलिफोर्निया में था, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जो प्रशंसा करते हैं कि किसी प्रधानमंत्री ने हमारे हितों के लिए ध्यान नहीं दिया, तो इन चीजों को मोदी जी की फैन फॉलोइंग हर प्रयास में कुछ निराशा होगी, कुछ सफलता होगी, लेकिन ये चीजें जो हुई हैं इसको हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या पार्टी के हित में नहीं है, देश के हित में। ठीक है, ठीक है। कमर आगा साहब, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आप एक बार फिर ट्रंप पर ही आना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका से रिश्ते भारत बहुत महत्वपूर्ण मानता है उन्हें यहाँ पर, और ओबामा साहब के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं बना लिए थे जब वो भारत दौरे पर भी आए थे और जब खुद भी वो अमेरिका गए थे। ऐसे में आप इसे किस तरह से देखते हैं? कितना मुश्किल होगा, या फिर बहुत इजीली सेल थ्रू हम लोग कर जाएंगे यूएस के साथ अच्छे रिश्तों में?
देखिए, इलेक्शन कैंपेन में जो उन्हीं ने बातें की थी वो बिल्कुल उसके खिलाफ इस समय काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। चाहे वो नेटो के लिए उन्हीं ने जो कुछ कहा या एपिक के लिए या दूसरे तमाम देशों के लिए, यहाँ तक कह दिया था कि नेटो रिडेंडेंट हो चुका है, एब्सोल्यूट है, उसमें चेंज होना चाहिए। लेकिन आज जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। उनका एक दौर था जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह में जो बातें कर रहे थे, अब उससे वो हटके रियलिटी पे आ गए हैं कि असलियत क्या चीज़ है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि बहुत, जैसा एम्बेसडर पार्था सारथी ने बताया, कि बहुत ज़्यादा हमको परेशानी होगी अमेरिका के साथ डील करने के लिए। एक तो हमको बाई पार्टीजन सपोर्ट है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ पे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सेनेट, कांग्रेस, सब में हमें पूरा समर्थन है। दूसरी बात ये भी है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है। हमारा 100 बिलियन से ज़्यादा का उनसे ट्रेड है US डॉलर का। फिर उसके बाद हमारे उनके साथ डिफेंस प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक टाइज लगातार स्ट्रेंथन होती चली जा रही हैं। तो ये रिश्ते केवल इंडिया के हित में नहीं है बल्कि अमेरिका के हित में भी है। चाइना उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है और अब पाकिस्तान भी एक फैक्टर बनता चला जा रहा है। एक और अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पिछले 3 साल से परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये पॉसिबल होगा आने वाले सालों में? देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि परमानेंट मेंबर्स जितने भी हैं ये आसानी से नहीं होने दे रहे हैं। इसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और एशिया का जो फोरम है पूरा, उसके अंदर अधिकतर देशों का सपोर्ट हासिल है। और इंडिया अकेले नहीं बल्कि दूसरे भी जो मेंबर्स हैं, साउथ अफ्रीका है या जापान है, जर्मनी है, फिर उसके अलावा जो ब्राज़ील है, ये ब्रिक्स वाले जो देश हैं, ये सभी उसके लिए एस्पायरेंट हैं। सब चाहते हैं कि उसकी मेंबरशिप मिल जाए। और एक ये मसला न केवल मेंबरशिप से जुड़ा हुआ है बल्कि रिफॉर्म से जुड़ा है, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वो भी है, प्लान्स हैं लोगों के कि किस तरीके से जो भारत चाहता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। तो ये टसल है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जो सन 45 में यूनाइटेड नेशंस बनी थी वो अब नहीं चल सकती। हिंदुस्तान न केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करता है बल्कि वो ये भी चाहता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी बदलाव आना चाहिए। और ब्रिक्स बैंक भी बनाया है और नए इनिशिएटिव भी ले रहा है। ठीक है सर, कुछ और रणनीतिक फैसले हैं, उनका भी विश्लेषण यहाँ पर कर लेते हैं। क्या कुछ है, देख लीजिए। 24 सितंबर 2014 को भारत ने दुनिया को वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मंगल पर मंगल। भारत का मंगलयान 67 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा कर पहली ही कोशिश में सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में जा पहुंचा है। दुनिया के तमाम देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए अब तक 51 मिशन छोड़े हैं। इनमें से कामयाब हुए सिर्फ 21। लेकिन पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली सिर्फ भारत को और मंगल पर पहुंच गया मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM। मंगलयान पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो नासा के मावेन मिशन के खर्च का 10वां हिस्सा ही है। MTCR की सदस्यता। चीन के विरोध ने भारत की NSG सदस्यता पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम की सदस्यता लेने में कामयाब रहा। MTCR के लिए चीन ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। राफेल विमानों का सौदा। लंबे इंतजार के बाद भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर प्लेन के सौदे पर हस्ताक्षर हुए। फ्रांस से भारत अरबों रुपए के खर्च से 36 राफेल विमान खरीद रहा है। इन विमानों के एयरफोर्स में शामिल होने से भारत की सैन्य ताकत और बढ़ेगी। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे होने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी से पर्दा उठा दिया। नई पॉलिसी के तहत सरकारी ऑर्डर्स में भारत में बने सामान को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने 2025 तक हथियारों और रक्षा उपकरणों पर $250 अरब खर्च करने की योजना बनाई है। I'm going
to be critical on. तो चलिए अब लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान के पास यहाँ पर चल रहे हैं। सर, एक तरह से देखा जाए तो जो मेक इन इंडिया का नारा सरकार ने यहाँ पर उठाया है, खासतौर पर अगर डिफेंस सेक्टर की यहाँ पर बात की जाए, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं और मानते हैं कि आने वाले दिनों में इसका फायदा भारत को होगा? आज के दिन भारत की 65% जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से आती है। दुनिया में जितने भी इंपोर्ट होते हैं, भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, 14% ऑफ टोटल वर्ल्ड इंपोर्ट। और हम दूसरे नंबर का जो चीन है उससे बहुत आगे, उनका सिर्फ 4.5% इंपोर्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई के मैदान में फौजों का अगर आपने तैयार रखना है तो हम आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। मोदी जी सरकार ने आते ही मेक इन इंडिया का अभियान शुरू किया था, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट ऐसा है जब एक निर्णय और परिणाम के बीच में बहुत लंबा अरसा होता है, तो इसमें 15 से 20 साल आपको लग जाएंगे। लेकिन शुरुआत हुई है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारी इंडियन कंपनीज को, जो वेल नोन कंपनीज हैं, टाटाज हैं, रिलायंस है, महिंद्राज है, लार्सन टूब्रो हो, इनको दिए गए हैं। हाँ। लेकिन अभी भी अरसा लगेगा। देखिए, डिफेंस की प्रॉब्लम क्या है कि जब आप निर्णय लेते हो, उससे जब आपके पास इक्विपमेंट आना शुरू होता है, रफाल ले लीजिए आप। मोदी जी सत्ता माने के कुछ ही महीने बाद फ्रांस गए थे। उन्होंने वहाँ पर निर्णय सुनाया कि हम 36 रफाल एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करेंगे। इसमें कोई मिडलमैन नहीं था, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था। वो आज तक हम उसको फाइनलाइज अभी हुआ है, आपके चैनल पे आप दिखा रहे हैं, तकरीबन 3.25 साल हो गए और अभी आने में तो और कई साल लग जाएंगे। हाँ। तो ये मेक इन इंडिया का भी ये शुरू तो करना ही था, जरूर होना चाहिए। अगर हमने शक्तिशाली देश बनना है तो हमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, शुरुआत हुई है जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके परिणाम आते आते तो बहुत साल लगेंगे। थोड़ा बिल्कुल समय लगेगा इन सब में। जी पार्थसारथी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को सदस्यता नहीं मिल पाई है, आप कितने चांसेस यहाँ पर इसके? मैं जनरल कादियान ने कुछ कहा, मैं उस पर जरा टिप्पणी करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत नम्रता से कहा कि जो भी हो रहा है समय लगेगा। देखिए, हमारे रक्षा मंत्रालय जिस तरह से काम करते हैं, जिस पर जो निर्णायक शक्ति उन लोगों के हाथ में है जो डिफेंस के बारे में कुछ जानते नहीं जी। और ये जो ढांचा हमें 1947 को मिला, मैं भी एक समिति में बैठा जहां हमने डिफेंस मिनिस्ट्री के स्ट्रक्चर को बदलने को कहा। जब तक हम इस ढांचा को रखेंगे, जब तक एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं आएगा, जब तक जो लोग फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के बीच में क्या होता है डिफरेंसेस नहीं जानते, इसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। इस पर कई समिति बैठे हैं, एक में मैं भी बैठा था। जब तक वो नहीं बदलता, और उस पर पारिकर जी ने काम शुरू कर दिया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 साल में वो किए जाएंगे। अच्छा, या फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि पारिकर साहब जो है वो दोबारा से यहाँ पर रक्षा मंत्रालय संभाल लें। एनएसजी को लेकर एनएसजी को मेरा कहना यह है कि चीन अड़ा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है एनएसजी में, इसलिए कि पाकिस्तान एक देश है जो परमाणु अस्त्र के क्षमता का निर्यात कर रहा था, सामग्री निर्यात कर रहा था ईरान को, और तैयार था सऊदी अरब के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी, इराक के लिए भी। तो पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं करता, और चीन वो जानता है। और हमारे जो हमने मांग की है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है। तो ये भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो चुनौती हम भविष्य में सामना करने वाले हैं, वो चीन और पाकिस्तान को सम्मिलित होकर हमारे विरोध में कदम उठाने के, इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर, पाकिस्तान के साथ तो क्या कुछ है वो सबके सामने है, लेकिन चीन शायद पाकिस्तान की तरफदारी करते करते कहीं ना कहीं भारत से दुश्मनी मोल यहाँ पर ले बैठा है। जफर इस्लाम कुछ कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 देशों में 57 बार दौरा किया,
कुछ यहाँ पर और चीन के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर कुछ हल निकाला जा सकता है? देखिए, अगर आप देखिए इतिहास में कि जो भी प्रीमियर किसी कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे पुतिन हो, चाहे कैमरून हो, उनका देखिए पीरियड, उनके अपने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार तो कितना बार दौरा किया? शायद प्रधानमंत्री उस श्रेणी में अगर आप देखिए तो उससे उनसे कम दौरा किया, इसलिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है जैसे कि अपने पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते अच्छे हैं और उसके साफ साफ उनके आपके संकेत दिखते हैं कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। उसी तरह से आप जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जहाँ पर आपका बायलैटरल ट्रेड है, जहाँ पर आप अपने ग्लोबल ट्रेड में आप ज़्यादा शेयर चाहते हैं, तो उसमें आपको ऐसे देश से आप, इसलिए कि ग्लोबल ट्रेड में अगर आपका हायर शेयर होगा उसी वक्त जबकि आपके पड़ोसी उस देश से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, हायर शेयर होगा तो मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है मेक इन इंडिया में उसको बूस्ट मिलेगा। तो कई चीजों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री ने दौरे किया और उसके संकेत, साफ संकेत दिखते हैं कि सिर्फ बेनिफिट है। आज जो है अगर यूनाइटेड नेशंस में हर कंट्री ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया और हिंदुस्तान के साथ खड़ा, तो ये हमारी कूटनीति रही, ये फॉरेन पॉलिसी की जीत रही और प्रधानमंत्री की नीति। जान लेते हैं वो क्या सोचता है। आलोक शर्मा जी, क्या मानते हैं स्ट्रैटेजिकली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है यहाँ नेबर्स के साथ, उसमें किसी तरह का शिफ्ट दिखता है आपको पिछले 3 सालों में? अनया जी, बहुत लंबे समय के बाद आप मेरे पास आए हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जिस पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने मोदी साहब गए थे, उसका शिलान्यास भी हमने किया था और बनाया भी यूपीए के समय था। जहां तक अभी वो वियोन के हमारे सूर्या साहब चले गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता था, क्या जिस तरह के हालात नेपाल में थे वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, किसी का जाना संभव था? और पिछले 14 साल में अटल जी की भी सरकार रही, वो भी नहीं गए थे। तो केवल सवाल उठा देने से कुछ नहीं होगा। और उसके बाद नेपाल के साथ जितने संबंध हमारे खराब हुए हैं, मधेशी आंदोलन और तमाम चीजें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को चाइना ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, इससे बड़ा हमारा कोई फेलियर नहीं हो सकता है। उसके बाद आप भूटान पर आ जाइए, जिस जल विद्युत परियोजना का इनॉग्रेशन मोदी साहब ने किया, वो भी कांग्रेस के समय में ही थी और वहां पर 4 महीने के बाद जाकर उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। इसके बाद आप आलोक जी, आप जो बातें बोल रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ सारी बातें, मैं सिर्फ आपसे उत्तर सुनिए। आलोक जी, एक मेरे उत्तर सुनिए, बहुत देर के बाद आप आए। कांग्रेस की सरकार ने बहुत पढ़ते हैं। आलोक जी, आप कांग्रेस की जो अचीवमेंट को आज मत दोहराइए। देश की जनता जान रही है कांग्रेस ने क्या चीज किया है और देश ने क्या खोया कांग्रेस के समय में। और फिर बीच में आप आलोक जी को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देश की जनता जानती है कि देश ने क्या खोया कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या पाया। तो कांग्रेस की सरकार से कब भी रही, देश ने खोया है। सर एक मिनट, आलोक जी, मैं मानती हूँ 10 साल डेविएट कर देंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, यही चाहता है। ठीक है आलोक जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। 10 साल आप लोग सत्ता में थे, जाहिर तौर पर कुछ काम तो किया ही होगा, ऐसा तो हम कह नहीं रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि पिछले 3 साल में, देखिए अभी तो मानते हैं ना बीजेपी की सरकार है, ये सबके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी दौरे किए, 3 साल की ही बात कर रहा हूं आपसे। सर मैं वही कह रही हूँ, 10 साल में उन्होंने देश की संपत्ति लूटी है, बस और कुछ नहीं। एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट। आलोक जी, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि 3 साल में जो भी सरकार ने यहाँ पर पॉलिसी अपनाई है नेबर्स को लेकर, वो आपको लगता है कि उसमें किसी तरह का कोई शिफ्ट हुआ है? बेहतर मानते हैं, बुरा मानते हैं, क्या मानते हैं आप उस पर? आप मुझे ये मत बताइए कि कांग्रेस ने वहां का शिलान्यास किया तब यहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी कर पाए कुछ। नहीं, मैं आप पूरी तरह से यही कह रहा हूं अनुया जी, मुझे बोलने भी दें आप जी। कि जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट कहां है? नेपाल में क्या हालत हुई है? आपके कौन से संबंध पाकिस्तान से सुधरे हैं? आपके कौन से हालात जम्मू कश्मीर से सुधरे हैं? कौन से अमेरिका से आपने H1B वीजा बढ़वा दिया है? सर जम्मू मेक इन कश्मीर इंडिया तो के अपना ही है, तहत उससे यूएसए की, कैसे कनाडा हालात की, चाइना की कौन सी एक फैक्ट्री बता दीजिए जो यहाँ पर आई हो? देखिए आलोक जी, पाकिस्तान की बात ना करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 6 महीने का ही अगर आप करानी हो तो मत कराया करें। मत देखिए, आप मुझे तो भी बोलने ही आपको नहीं दे समझ रहे। में आ जाएगा। एंड आई एम श्योर every individual of the country will actually agree to this कि कोई नहीं, हम तो फायदा ही बेसमझ नहीं है हैं, पाकिस्तान देशद्रोही से हैं। बात करने का। नहीं, ये समझ तो मोदी जी को आना चाहिए ना, जब वो देश की जनता समझ रही है। आलोक जी बोलने नहीं देंगे मुझे बताइए, मेक इन इंडिया के तहत, अरे भाई मेक इन इंडिया के तहत कितने प्रोजेक्ट आए हैं आपके हिंदुस्तान में, जरा बता दीजिए। यूएसए की एक फैक्ट्री आई हो आपके यहाँ, चाइना की एक आई हो, जापान की एक आई हो, यूके की एक आई हो,
ट्रंप के आने के बाद अरे वहां के जो आपने H-1B जी का वीजा सुना वाले ना, लोग हैं, वो जी घबरा कहाँ रहे की हैं, कंपनी है? बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं एक से पूछता हूँ, नहीं ये कह रहे एक मिनट वैसे पूछता जी कहाँ की कंपनी है? आप मुझे आपको बताइए, मालूम है आप चाइना वहां से पर पूरा जो जाकर मोदी मेडिकल मोदी इक्विपमेंट करवा बनाती है, दें। चाइना में फैक्ट्री हिंदुस्तान बंद किया, इंडिया में फैक्ट्री यूपीए सेटअप के सरकार ने करके इंडिया से 1, 2, 3 सप्लाई जो करती है न्यूक्लियर पूरे दुनिया एग्रीमेंट को। किया, आलोक उससे जी, ऐसा कोई एग्रीमेंट आलोक आपने जी किसी देश के साथ आपको किया? अरे भाई मुझे अरे बता आप- दो अरे भाई दीजिए, क्या बताऊं? इराक में 39 लोग गायब हुए थे। आपको आज मालूम है पता नहीं ठीक है, कहाँ कमल गए। आगा साहब, इंटरनेशनल कमल आगा साहब, 41 फैक्ट्रियां लगी यहाँ पर। एक मिनट, आप जफर कुलभूषण इस्लाम। ज्यादा उससे संपर्क नहीं स्थापित कर ठीक पा है, रहे और ठीक है। आपका बहुत अच्छा वहां पर वो रहा है, विदेश नीति बहुत अच्छी रही है। ठीक है, आप आलोक जी, कहते हैं एक साहब हम मिनट, तो सॉफ्ट आलोक जी, नेशन थे। अरे आलोक भाई जी, सुन शहादत लिए आपकी बॉर्डर पर बात। बढ़ रही है, आलोक क्रॉस जी, आपकी बॉर्डर बात वायलेशन सुन जो लिए। उसका है वो बढ़ रहा है, सीज फायर सर, आप का। बताइए। लेकिन हम सॉफ्ट नेशन थे और अब एग्रेशन में आ गए हैं। ठीक है, एक मिनट आलोक जी। हाँ। कारगिल के समय में 4200 जवान शहीद करवा दिए, उसके बाद फिर ये हर साल विजय दिवस मनाते हैं। आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मंगलयान मिनट। की आपने अभी दिखाया, आलोक जी, मोदी जी जो है आलोक वो जी, अहमदाबाद से ट्रेन में रख के आलोक लाए थे, जी, फिर कमल छोटा आगा ट्रेन साहब में बहुत लाकर। सीनियर है, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, पहले आप यहाँ पे। मुझे बोलने एक नहीं मिनट। देते हैं। सर एक मिनट, चाइना- आपको बोलने दिया मैंने। अरे साहब सीनियर आपको आपने बोलने ज्यादा दिया। समय लिया आलोक जी। ठीक है, कमल आगा साहब, तो आप कैसे बोलिए। होगा? सर आप बोलिए। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए हाँ। कितने नहीं केवल ये बता सर, दीजिए एक मिनट। राफेल के ऊपर अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो कहा है उससे क्या बीजेपी सहमत है कि नहीं है? ठीक है, एक मिनट। सुब्रमण्यम साहब ने कहा है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में, क्या आप सहमत उससे? जफर इस्लाम, इसको हम पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पर नहीं करते। आपने कहा कि कई योग चीजें के ऊपर थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने मनवा प्रधानमंत्री दिया बनने के है। बाद और एक हिंदुस्तान में मात्र बहुत सी एक मुश्किलें भी थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी जो मेन पॉलिसी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लिए बहुत से लॉस को भी चेंज करना था, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकते हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म, लैंड बिल था, लेबर लॉस का मसला था कि उसका पास होना बहुत ज़रूरी है, बैंकिंग रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, टैक्सेशन जीएसटी वगैरह लाया गया। ये सारे बिल पार्लियामेंट में काफ़ी पहले से थे, ऐसी बात नहीं है 3 साल से उससे पहले से थे, पास नहीं हो पा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से ये क्लियरेंस अब होना शुरू हुआ, एक माहौल बना, 1 विंडो क्लियरेंस की बात हुई। तो उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले जो 2 साल होंगे उसमें हमको काफ़ी उपलब्धि होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगा बाहर से, और उसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी भी बाहर से मिलेगी। दूसरी एक छोटी सी चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा सर, समय कम है, थोड़ा जल्दी से। हाँ। एक हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है जिसमें हम लोग आगे बढ़े हैं, वो चाबहार पोर्ट जिसको अफगानिस्तान से कनेक्ट हो रहा है, और हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया हमारा बहुत, हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज बहुत पुराने रहे हैं, और एक नया स्रोत भी बन सकता है तेल और गैस का, जिनका जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत सा है। तो एक बड़ा लंबा प्लान वहाँ के ऊपर भी अभी 2 साल और हैं इस सरकार के पास, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और सबकी नजर अगर किसी बात पर है तो वो मोदी सरकार के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमेशा से रहा है, और अब उसी पर शायद काम करने की जरूरत है। माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास, इसलिए शो को यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी जफर आलम इस्लाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज कादियान साहब, जी पार्थी सारथी साहब, कमर आगा साहब, आलोक शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस शो। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।